So we were discussing the formula for calculation of compound interest, and what we found that compound interest is equal to principal multiplied by 1 plus r raised to the power n minus 1, where r is the rate of interest. r क्या होता है बेटा, अपन ने सीखा था, r was the rate of interest and n was number of years. n को फिलहाल here we can take number of years, although here n is the time period. n को अपन time बोलते हैं, and for our case when the rate of interest is calculated per annum. Now अब मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ, when rate of interest is calculated, r is calculated per annum, उस केस में हमारा n will be equal to t, ठीक है। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है that is not calculated per annum, उस केस में हमारा जो t होगा that will vary. This is what we are going to discuss now. अब देखो क्या होता है, ये तो अपन ने बहुत सिंपल सा केस लिया था जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो पर एनम था। जब हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर इज पर एनम, बट in many cases, in fact in most of the cases, the rate of interest that you will find will not be calculated in terms of per annum. It will be either calculated half yearly or it will be calculated quarterly or like that. तो उस केस में जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो डिफर करता है। अब मैं आपको एक टेबल बनाने दे, अब मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा, although I don't have that much of space, but what I will help you, but what I want is you should make the table, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन एक तरफ अपन लिखते हैं r, ठीक है, दूसरी तरफ अपन लिखेंगे t और तीसरी तरफ अपन लिखेंगे n। ये जो n है ये वही वाला n है, ये जो n है ये यहाँ वाला n है, इस फॉर्मूले वाला ये n है यहाँ, ठीक है। अब अपन डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे r और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड पर एनम, ठीक है, इस केस में P इज इक्वल टू N इज इक्वल टू T, ठीक है, उस केस में N इज इक्वल टू T। सेकेंड केस में, और यहाँ पे एक टेबल, एक काम करते टेबल दूसरा बनाते, वेट लेट मी इंसर्ट वन स्लाइड हियर, जस्ट वेट। चलो ये मैं टेबल बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग एक काम करना, इस टेबल का जो है, इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में जब हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो। अब देखो इस टेबल में क्या क्या होता है, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको अपन बोलेंगे आर डैश, एक होता है टाइम और दूसरा होता है एन, ठीक है। देयर आर 4 टर्म्स हियर। One is rate of interest, next is R dash, that is new rate of interest, next is time period जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा, और नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ n जो कि हमें कैलकुलेट करके अपन को फॉर्मूले में यूज करना है। अब देखो यहाँ पे जो भी अपन सब, फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R and it is calculated per annum, R% पर एनम, ठीक है। और अगर मान लो हमको बोलता है कि सपोज आई वांट टू, तो उस केस में क्या होगा, आर डैश विल बी इक्वल टू आर, यानी कि हमारे फॉर्मूले में जो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे दैट आई विल यूज आर ओनली। जो हमारा टाइम होगा, जो हमारा एन होगा फॉर्मूले का, दैट विल ऑल्सो बी एन टी ओनली, ठीक है। अगर हमारा टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड, if it is given t years, then my n will also be equal to t. नेक्स्ट केस में क्या होता है बेटा, when my rate of interest is calculated half yearly, rate of interest is calculated half yearly,
उस केस में क्या होगा, जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो माय न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें फॉर्मूले में यूज करना है वो दैट विल बिकम r अपॉन 2 और जो मेरा n है, अगर मेरा टाइम पीरियड t दिया हुआ है तो माय n विल बिकम 2t। ठीक है, क्या किया मैंने, आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, the question that you will be asked is the interest is compounded half yearly. They will directly say you that the interest is compounded half yearly. In that case, आपका जो new rate of interest होगा that will become half, जो दिया हुआ है उसका हाफ हो जाएगा, और जो आपका टाइम पीरियड टी है उसको आप टी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो जैसे आपको पूछा है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर से 2 इयर्स। ठीक है, आपको बोला इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपने क्या किया, आर को आर अपॉन 2 कर दिया, और आपसे पूछा कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब व्हेन दे आर सेइंग दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने के बाद हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो चेंज हो जाएगा। सो देयर आर, अब 1 साल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में 2 पीरियड्स होते हैं 6-6 महीने के, है ना। फर्स्ट 6 मंथ का एक पीरियड हो गया जिसको अपन फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फिर सेकंड 6 मंथ का पीरियड हो गया जिसको अपन सेकंड हाफ बोलते हैं। तो 1 साल में 6 महीने के कितने पीरियड होंगे, 2 होंगे। सिमिलरली 2 साल में 6 महीने के कितने पीरियड्स होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक की बात करूं तो इस केस में कितने 6 महीने के कितने पीरियड्स होंगे, जनवरी टू जून 2020, ठीक है, फिर जुलाई टू दिसंबर 2020, फिर क्या होगा, जनवरी टू जून 2021 एंड जुलाई टू दिसंबर 2021। तो देयर आर टोटल 4 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर कभी बोलता है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो सबसे पहले आप रेट को हाफ कर दीजिए। दूसरा आप क्या कीजिए, जितना भी आपको टाइम दिया, मान लो आपको 1 साल का के लिए इंटरेस्ट पूछा है, तो आप उसको n will be equal to 1 into 2. If t is 1, n will be equal to 1 into 2. If t is 2, n will be equal to 2 into 2 and so on. This is when the interest is calculated half yearly. अब बोलता है सपोज करो the interest is calculated quarterly. अब हमारा जो इंटरेस्ट है, if it is calculated quarterly, in that case what we will do, उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में हम ऐसा करेंगे बेटा कि जब इंटरेस्ट हमारा क्वार्टरली कैलकुलेट होता है तो 1 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, आप लोग भी याद करो, आपके स्कूल में क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं ना। तो एक पहला क्वार्टरली एग्जाम हुआ, फिर दूसरा क्वार्टरली एग्जाम हुआ, फिर तीसरा क्वार्टरली एग्जाम हुआ। 1 साल में बेसिकली 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। क्वार्टर मीन्स 25% ऑफ समथिंग। ठीक है, क्वार्टर को अपन बोलते हैं 25% ऑफ समथिंग। तो अगर आपसे बोल रहा है कि रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब जो हमारा गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको पहले तो आप 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद क्या करो, जो आपका टाइम टी है ना उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम जो था, मान लो जैसे 1 साल था ना, तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R रेज टू दी पावर R अपॉन 100 रेज टू दी पावर N, वहां पे N की जगह 4 आ जाएगा, वहां पे N की जगह 1 मत करना, गलती हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सो देयर N विल बी इक्वल टू 4. So this is what you have. This is how you have to calculate the question. Next thing is now what will happen अगर ऐसा आ जाए, मान लो जैसे आपसे किसी ने कहा कि the interest is calculated for
3/7 ईयर्स। ठीक है, अब हमने क्वार्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने हाफ ईयरली का फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन हमने 3/7 ईयर्स का तो फॉर्मूला कभी पढ़ा नहीं है। तो 3/7 ईयर्स के फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो 3/7 ईयर्स का मतलब ये हुआ दोस्त कि पहले 3 साल का वो निकाल लो कि कितना हुआ इंटरेस्ट, उसके बाद जितना अमाउंट आया उसको फिर आप 3/7 ईयर्स के लिए 3/7 ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर लो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो अगर इस तरीके से आए कि 5/1/7 ईयर्स तो या कितना भी आ सकता है, दैट इज नॉट ए बिग डील। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 5x/12 ईयर्स अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले 5 के लिए कैलकुलेट कर लो, फिर यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको इस फॉर्मूले में पुट करके यू विल गेट द वैल्यू। वी विल डिस्कस दिस केसेस केस बाय केस, अपन इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दिस फॉर्मूला विदाउट एनी appropriate question. तो इसीलिए आई एम लीविंग दिस हियर, वी विल डिस्कस इट केस बाय केस। So for the time being, what we will do is we'll just leave this formula for the question that will come, and the next thing is if the rate of interest are different, मान लो अगर rate of interest जो है हर ईयर के लिए डिफरेंट है, कोई ऐसा मनी लेंडर है जो कि पहले साल में अलग इंटरेस्ट लेता है, दूसरे साल में अलग इंटरेस्ट लेता है, in that case your amount will change to A will be equal to P into 1 plus R1/100 multiplied by 1 plus R2 by 100, 1 plus R3 by 100 dot dot dot. ठीक है, so इस तरीके से you have to calculate the principal, you have to calculate depending upon the cases. Now what we will do is we will solve the questions, and definitely I want answer from all of you, and those who are playing the games, they are not, if you don't want to answer the question, you can leave. I don't have any problem, but please don't disturb the flow of my class, otherwise I will throw you out, and once I will throw you out, nobody in this place will let you in my class. कोई आपको मेरी क्लास में नहीं आने दे सकता, बिकॉज आई एम द किंग ऑफ माई क्लास। आप फिर मेरी क्लास में कोई नहीं आएगा, नहीं आ पाओगे आप पूरे सेशन, याद रखना इस बात को। सो प्लीज डोंट avoid the mistakes that you guys do sometimes. This is the question that you have to solve, and the time allotted for this question is just 1 minute. Fast. I'll just wait for 1 minute for you to answer. Just listen to the question, how I'm solving. Find the amount for 8,000 for 3 years compounded annually at 5% per annum, and also find the compound interest. तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और अमाउंट को फिर जब अपन प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू principal into 1 plus R upon 100 raised to the power n. Fine. यहाँ पे अमाउंट इज, सिंस द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड पर एनम और टाइम भी हमारे पास ईयर्स में दिया हुआ है, तो अपन ने सीखा था जब पर एनम का केस हो, वी आर नॉट सपोज टू मेक एनी मॉडिफिकेशन। तो दिस विल बी 8,000 multiplied by 1 plus 5 upon 100 raised to the power 3. ठीक है, अब ये जो 5 upon 100 है ना दोस्त, इसको I can cancel out and this will become 1 upon 20. So this will become 8,000 multiplied by 21 upon 20 whole raised to the power 3. अब समस्या ये आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। कोई बात नहीं, बहुत आसान है सर, अभी बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। 20 का क्यूब होता है 8,000, याद है किसी को? नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर लो। 2 का क्यूब होता है 8 और 10 का क्यूब होता है 1000, सो दिस विल बी नथिंग बट 8,000। अब बात आती है कि 21 क्यूब को कैसे सॉल्व करें।
आपके पास 21 क्यूब को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या आसान सा तरीका है सर, जो हमें भी नहीं पता बेटा। आसान तरीका ये है कि 21 का स्क्वायर अपन ने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था इट इज इक्वल टू 441। याद आया? जब मैं 441 को जब मैं 21 से दोबारा से एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। जब मैं 441 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 8820 plus 441, which is nothing but 1629. 9261. 9261 will be 9261 will be my amount. मेरा जो amount आएगा that will be 9261. और जब मैं इस 9261 से 8000 को subtract करूंगा तो I will get the compound interest. So my compound interest will be 9261 minus 8000, which is equal to 1261. So my amount will be equal, my compound interest will be equal to 1261 and my amount will be equal to 9261. This is how we are supposed to solve this question. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. We'll discuss the next question. चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. द टाइम दैट यू हैव इज अगेन 2 minutes for this question. And please don't use the calculator because I know these questions are technical, so I will be asking you how you have solved it. So please don't use the calculator. चलो. Yes, sir. Yeah, sir, 7.5 is 15 upon 2. Very good. So, 1 plus 15 upon 2 upon 100 is 115 upon 200. So 6400 into 115 upon 200 into 115 upon 200. Okay. So I got 846.4. No. नहीं हो सकता यार, नेट्स नॉट पॉसिबल. सर तो कुछ गलत किया होगा. ट्राई अगेन. Okay, try again. This is my task. This is your homework. You have to try again and you have to tell me where you have done the mistake, right? Just message me where you, after the class you can also try, but you have to tell me where you have done the mistake. Why I am saying it is not possible, my dear friend? Because there is a particular reason for it. Why I am not saying it is not possible. देखो आपने क्या किया अनन्या, आपने किया 6400, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 15. 7 1/2% is nothing but 15 upon 200. Definitely I agree with you. 1 plus 15 upon 200, ठीक है, इसका whole square. This will give you the compound. This will give you the amount. ठीक है, और उसके बाद इस अमाउंट को आपको 6400 से माइनस भी तो करना था ना दोस्त. उसके बाद you will get the interest. This was not the mistake committed by you. This was the mistake committed by one another person who has given me the answer as 7396. तो आपने ये गलती की है, आपको समझ में आ गया होगा. जो आपने आंसर दिया है आपको उस आंसर में से 6400 को सब्ट्रैक्ट करना था. Now the point is how will you calculate this and why I said that your friend Ananya has done a mistake. अब देखो बेटा, सबसे पहले तो जो आपने गलती की थी वो आपने ये किया था कि आपने इसको 115 upon 200. This is not 115 upon 200. This is basically 1 plus 15 upon 200. अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे LCM लोगे, ठीक है, because here 1 upon 1. तो basically these are two fractions जिनको हमें ऐड करना है. और 8th क्लास में बच्चा हम लोग 7th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं, जब अपने को दो फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो मैं सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालता हूँ. आपको पता है 1 और 200 का एलसीएम क्या होगा, 200 होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर 200. ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, इसको 200 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 200 से मल्टीप्लाई कर दो.
So this will become 200. This will become 15. So this will be 215 upon 200. एक काम करो, इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे it will unnecessarily bring lot of zeros और उससे जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे. So 215 upon 200 को जब आप कैंसिल करोगे तो हाउ विल यू कैंसिल इट? सर सिंपल सी बात है ना, 5 से कैंसिल कर देते हैं. कर दो भाई 5 से कैंसिल. जब आप 5 से कैंसिल करोगे सो इट विल बी 43 अपॉन 40. कैसे सर, आपने कैसे बता दिया इतनी जल्दी? अब वो तो मैं टीचर हूँ ना, तो मैं तो बता ही दूंगा. आप स्टूडेंट हो इसलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैं टीचर हूँ तो मैंने डायरेक्टली बता दिया. और दिस विल बी 6400 multiplied by 43 multiplied by 43 divided by 40 into 40. तो बेसिकली 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हो गया 16 4 जा 40, 16 4 जा 64. अब मुझे क्या करना है? नाउ माय नेक्स्ट टास्क इज, एंड दैट इज अगेन ए वेरी टीडियस टास्क. द नेक्स्ट टास्क इज मेरे को कैलकुलेट करना है 43 का स्क्वायर. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं तो टीचर हूँ ना, तो मुझे पता होगा इसका स्क्वायर क्या होगा. Its square will be 1609 plus 240, that is 1809. 1609 plus 240, that 1609 plus 240, that is it will be 1849. कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे वेरीफाई कर सकता है, या कैलकुलेटर से मत कैलकुलेट करो, 43 का स्क्वायर निकालो. 43 9 12 and 2 and this will be 70. तो मैंने जैसा बोला था it will be 1849. So this will be nothing but 1849. ठीक है. तो अब मुझे क्या करना है? 1849 into 4 करना है. I am supposed to do 1849 multiplied by 4. अब ये 1849 multiplied by 4 कैसे करेंगे सर? तो बहुत tedious task है. नहीं बेटा, बिल्कुल tedious task नहीं है. Its value will be 739 its value will be 7396. ठीक है. जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे इट्स वैल्यू विल बी 7396. कैसे सर, आपने इतना जल्दी और इतनी आसानी से कैसे बता दिया? बेटा, मैं आपको ये 1849 दिख रहा होगा, मेरे को ये 1849 नहीं दिख रहा है. मेरे को ये दिख रहा है 1800 प्लस 49. ठीक है. और मुझे ये पता है कि 1800 प्लस 49 को 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है. मैंने कैसे किया? 1800 इंटू 4 होता है 7200. ये पता होना चाहिए आपको. 18 4 जा 72 होता है. तो 1800 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 7200. 49 इंटू 4 विल बी 49 इंटू 4 इज नथिंग बट इट इज 196. So it will be 7396. तो फाइनली जो अमाउंट आया हमारा वो आया 7396. और इस अमाउंट में से जब मैं 6400 को सब्ट्रैक्ट करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आई विल गेट 996. So only one of you has given the correct answer. जिसने 996 बताया था. Yes, later on others also gave the correct answer. Ayush, I hope you understood your mistake. अनन्या, आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि आपकी मिस्टेक क्या है. नहीं सर? हाँ. तो इसको जो है, प्लीज डोंट मेक सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स. बट यस, यू गाइस आर मेकिंग मिस्टेक. तो अच्छा लगता है कि मिस्टेक करो सर. हाँ, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स मत करो. हाँ बोलो सर. आपने जो टेक्निक बताया सर, उसमें बहुत कंफ्यूजन आता है. सिस्टम सीधा सिंपल करे तो भी डायरेक्ट से चलता ही है ना. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को वो मल्टीप्लिकेशन, देखो मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते डेली के. ठीक है. तो आई कांट मल्टीप्लाई ईच एंड एवरीथिंग. सो दैट इज व्हाई आई हैव डेवलप्ड फ्यू थिंग्स ताकि उससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए. दैट्स इट, नथिंग एल्स. सर सच है तो मैं सर सिस्टम सीधा उसका परसेंटेज निकाल के जितना उसका आएगा इंटरेस्ट उसको वापस ऐड करके उसका वापस निकाल देंगे. फिर जितना इंटरेस्ट आएगा सबको प्लस करके उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे टोटल. क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर जैसे कि 6400 है, पहले हम उसको 7.5 से मल्टीप्लाई करके उसका पहले साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे. ठीक है. जितना उसका इंटरेस्ट आएगा उसको हम वापस 6400 में ऐड कर देंगे. और
फिर जो अमाउंट जो but don't you think the method will be longer? यहाँ पे तो सर 2 years, यहाँ पे तो 2 years था तो चलो आपने कर लिया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 5 साल होता तब आप क्या करते? सर लॉन्ग होता है लेकिन फिर रफ में फटाफट हो जाता है। क्या? फिर उसको सर उसको सिर्फ रफ में ही करना होता है, इसलिए रफ में जल्दी कर देते उसमें कुछ। बेटा ये क्वेश्चन रफ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा। हाँ सर, लेकिन कैलकुलेशन तो रफ में करेगा ना। नहीं, वहां पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। देयर यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R upon 100 raised to the power n. You have to use this formula and then you have to get the value. आप वैसे कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आपने बताया। I don't have any problem with that method, but the thing is if the same question comes in your school exam, then you may lose marks. Personally अगर मैं टीचर होता मैं आपको फुल मार्क्स देता, क्योंकि you are not using the usual formula that everyone is using. मैं अगर टीचर रहता तो मैं आपको फुल मार्क्स देता, लेकिन इन योर स्कूल एग्जाम यू मे लूज द मार्क्स, बिकॉज टीचर्स को ये आदत है कि उनको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो उनको ये फॉर्मूला देखने की आदत है, वो डिफॉल्ट में वो ये फॉर्मूला देखेंगे। जैसे आप जब सो के सुबह उठते हो तो आप डिफॉल्ट अपने घर में क्या देखते हो? मम्मी को देखते हो, पापा को देखते हो, छोटे भाई बहन को देखते हो, बड़े भाई बहन को देखते हो, यही देखते हो ना। कोई स्ट्रेंजर आपके घर में आ गया तो वो तो आपको अलग से लगेगा ना। कोई स्ट्रेंजर या कोई रिलेटिव आ गया, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। इसी तरीके से एक टीचर का भी दिमाग होता है। वो जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो हिज माइंड इज ट्रेन्ड टू सी दिस फॉर्मूला। He will not going to read what you have done, why you have done, no. हाँ, but yes, one thing is there, जो आपका approach है ना दोस्त, that approach will be very much useful in the objective questions, provided you can calculate that, you can use that approach. क्या approach थी आपकी? Let me explain what he was saying. But yes, अगर आपको नहीं समझ में आए तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. But since he has raised a very good point, so I would like to others to also to understand. इन्होंने क्या बोला कि सर 2 साल की बात है ना, मैं काम करता हूँ, मैं पहले साल का इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ और उसके बाद उसको जो इंटरेस्ट आएगा उसको मैं अमाउंट में जोड़ दूंगा, प्रिंसिपल में जोड़ दूंगा, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाल लूंगा, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दूंगा, दैट विल बी माय आंसर, है ना? यही बोल रहे थे ना? what is a good name? What is a good name? बोलो यार। अरे भाई कौन बोल रहा था? What was your good name? Anyways, चलो, you are not interested in talking to me, so don't worry. So what will happen is, Sir, शुभ। हाँ ठीक है, शुभ, why you guys don't answer? Sir, why you guys don't answer when I ask something? That's really very frustrating. Anyways, चलो अब देखो क्या करना है आपको 6400 का 15/2% निकालना है। तो 6400 का मल्टीप्लाइड बाय 15/200 जब आप करोगे ना तो इट विल गिव यू 480। इट विल गिव यू 480। अब आप क्या करोगे? ये तो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। दूसरे साल का जब इंटरेस्ट निकालोगे तो आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करोगे? 6400 प्लस 480 दैट इज इक्वल टू 6880 मल्टीप्लाइड बाय 15/200। नाउ शुभ, आपने कैलकुलेट किया था, कितना आंसर आ रहा था? इसका अरे भाई कैलकुलेट किया था ना? कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था? किया था सर। तो कहाँ गया कैलकुलेशन?
पता नहीं यार क्या करते हो आप लोग, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। या तो आज आप लोग पढ़ने के सर मूड 5 में, and 6 या तो आज आप लोग पढ़ने के मूड में नहीं हो, या आप लोग सिर्फ मजाक कर रहे हो। I don't know सर what you 5 and guys, 6 I don't know what you guys are doing. So the answer of so the interest will be equal to 996. You can also do one more thing. You can also do one more thing, but that will be too much for you guys. So I'm not going to tell you that. Okay, let us move to the next question. This is the question. आपको इस question को solve करना है, and the time that you have is just 2 minutes for this solving this question. हम क्या करेंगे कि सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उस इंटरेस्ट को हम अमाउंट प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। फिर सेकेंड ईयर जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट, एंड जो भी दोनों इंटरेस्ट का सम जो होगा दैट विल बी माय फाइनल इंटरेस्ट, और फाइनल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट विल बी द अमाउंट दैट वी विल बी गेटिंग। ठीक है, देखते कैसे करेंगे। For first year, interest will be equal to 12,000 into 5 upon 100 into 1. So this will get cancelled. This will be equal to nothing but 600. ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट हो गया, I1 इसको बोल लो, I1 will be equal to 600. सेकेंड केस में P2 will be equal to 12,000 plus 600, which is equal to 12600, and rate of interest is 6% per annum. So this will be 12600 multiplied by 6 upon 100 multiplied by time is again 1 year. So this will be, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो this will be 736. This will be equal to 736. So my interest to I2 is equal to 736. I1 is equal to 600. So my total interest which is equal to I1 plus I2, that will be equal to 600 plus 736, which is nothing but 1336. I1 plus I2 will be equal to 1336, and if they are asking the amount will be equal to 12,000 plus 1336, which is nothing but 13336. This will be the amount. The amount मेरा हो गया 13336. My total interest is 600 plus 736, which is equal to 1336. This is how you were supposed to solve this question. इस question को इस तरीके से आप लोगों को, हाँ बोलिए बेटा। सर 126 into 6 तो 756 होता है। 126, oh yes, I'm sorry. 126 into 6 will be equal to 756. Thank you for reminding me. And thus you have proved that only perhaps you are the only student who is sincere in the class. So this will be 600 plus 756, which is equal to 1356. And finally my answer will be 13356. That was a small error here. So here the I2 will be equal to 756. So I1 plus I2 will be equal to 600 plus 756, which is equal to 1356, and total amount will be equal to 12,000 plus 1356, which is equal to 13,356. ठीक है, अब देखो गलती क्या होती है जब अपन स्कूल में एग्जाम वगैरह देते हैं ना, जब अपन स्कूल में एग्जाम देते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस इज we just get confused कि हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। then we keep on guessing कि क्या हमारे सर या मैडम जो है वो हमारी स्टेप मार्किंग करेंगे कि नहीं करेंगे। we keep on guessing. Please don't do such type of mistake जिससे कि आपको भी ऐसा लगे कि यार पता नहीं सर स्टेप मार्किंग करेंगे कि नहीं करेंगे।
ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग होती है और सारी चीजें होती है, लेकिन मिस्टेक मत करो। ये छोटी छोटी गलतियां होती है बेटा। अब जैसे मैंने किया 126 into 6, I wrote it as 736. That is a mistake that you can also do, but yes, you have to be vigilant. You have to be vigilant. इस मिस्टेक से ये पता चल गया कि हाँ, एटलीस्ट there is one student who was sincere in the class. So you have to be vigilant in the class. 9th standard students, please either leave the class or don't disturb the class. I know who are there in the class. Either leave the class or don't disturb the class. So the final answer of this question will be 13356, and the sum of the interest will be equal to 600 plus 756, which is equal to 1356. This is how you are supposed to solve these questions. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 3-4 क्वेश्चंस we have discussed. Next class में we will be discussing this question again. This is a very good question. This is a very good question. We will be discussing this question in the next class. And one more thing, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा doubts नहीं होंगे, तो in tomorrow's class, what we will do is we will continue our discussion on compound interest. So each one of you has to be present in the class. आपके पास doubt है चाहे ना हो, आपको class में आना पड़ेगा. Each one of you has to be present in the class. So make it a point that you are present. ये नहीं कि डाउट नहीं है तो निकल लो, आप कोई क्लास नहीं, छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो फिर आई एम जस्ट लीविंग यू गाइस 2 minutes earlier today. I'm leaving you guys 2 minutes.